दोस्तों, इंडियन जुडिशियल सर्विस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व तथा मूल कर्तव्य से संबंधित एमसीक्यूज को देखेंगे। यह वीडियो इस श्रृंखला का 15वां वीडियो है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियोस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम लोग जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल पर चर्चा करेंगे, इसलिए और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन है, ये संविधान के भाग 4 और भाग 4 क में दिए गए हैं। तो भाग 4 क में दिए गए, इसीलिए इस वीडियो का नाम जो है वो पार्ट 4 हो जाता है। और ये वीडियो जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ का तीसरा वीडियो, इसीलिए इस वीडियो का पूरा नाम हो जाता है 4.3। देखिए, वीडियो की पीडीएफ फाइल अगर चाहिए आपको तो पीडीएफ फाइल जो है वो टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में डाल दी जाएगी जैसे ही वीडियो खत्म होगा। और आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आपसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दिया करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? तो देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा प्रावधान है डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी में जो संविधान में बाद में जोड़ा गया। तो देखिए, पहला ऑप्शन है यहाँ पर ग्राम पंचायतों का गठन, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत। तो आर्टिकल 40 जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत की बात करता है और ये संविधान में मूल रूप से जोड़ा गया था। तो ये आंसर यहाँ पर नहीं हो जाएगा। बाकी यहाँ पे गौवध निषेध, तो यहाँ पर गौवध निषेध के लिए देखिए एनिमल हस्बेंड्री के लिए जो आर्टिकल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 48, जिसमें काउ स्लॉटरिंग को भी प्रोविज़न किया गया है। तो ये भी जो है मूल अनुच्छेद है, तो यहाँ पर ये भी नहीं बाद में जोड़ा गया। बाकी यहाँ पर मुफ्त कानूनी सलाह यानी फ्री लीगल एड, तो जो फ्री लीगल एड का जो प्रावधान है ये संविधान में बाद में जोड़ा गया है। तो अभी इस पर चर्चा करेंगे, पहले लास्ट देख लेते हैं। तो लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये आर्टिकल 44 में दिया हुआ, ये भी मूल रूप से संविधान में सम्मिलित था। अब देखिए आते हैं यहाँ पर मुफ्त कानूनी सलाह। तो जो मुफ्त कानूनी सलाह है ये आर्टिकल 39A यानी कि 39 स्मॉल ए है, तो 39A में है, यानी इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड का जो है प्रावधान यहाँ पर जोड़ा गया। और ये जोड़ा कब गया था? ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि कब हुआ था? 1976 का ये 42वां संविधान संशोधन है और ये लागू हुआ था 1 जनवरी 1977 को, तो 1977 को ये लागू हुआ। तो ठीक है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुफ्त कानूनी सलाह यानी फ्री लीगल एड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, क्वेश्चन नंबर 37, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को अनुच्छेद 51A में किस स्थान पर रखा गया है? देखिए, 51A जो है वो यानी कि जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ फॉर सिटीजन के लिए बनाया गया था और ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और ये रिकमेंडेशन की थी स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन पर, यहाँ पर यानी इनकी रिकमेंडेशन पर ही इसको, स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन पर ही इसको जोड़ा गया। और इन्होंने जो रिकमेंडेशन की थी, इन्होंने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ की थी, परंतु 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़े गए। बाद में जो है 86 अमेंडमेंट के द्वारा 2002 में एक और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है जोड़ दी गई, जिसमें कि जो पेरेंट्स और गार्डियन उनकी ड्यूटी होगी कि वो बच्चों को एजुकेशन दिलाए और जो कि एज यानी जिनकी एज जो है वो 6 to 14 ईयर है, उन बच्चों को एजुकेशन दिलाने की ड्यूटी पेरेंट्स और गार्डियन की है। तो ये चीज़ जो है प्रोवाइड कराई गई थी 86 अमेंडमेंट में। और इसी के साथ जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हो गई वो टोटल हो गई हमारी 11। चलिए आके देखते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या क्या है संविधान में। तो देखिए, फंडामेंटल अगर ड्यूटी की बात करें तो पहला दिया हुआ है द अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, यानी प्रत्येक नागरिक जो है उसको जो है राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना चाहिए। तो ये हमारी पहली फंडामेंटल ड्यूटी हो जाती है। दूसरी यहाँ पे दी हुई है द फॉलो द आइडिया ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, यानी जो हमारे आज़ादी के जो गान थे, आज़ादी के जो आइडियाज़ थे, विचार थे, उन सबको फॉलो करना है और उनको सभी को अपने मन में बसाए रखना है, जिससे कि हमारे देश की जो आज़ादी है, स्वतंत्रता है, वो बनी रहे। तो ये चीज़ यहाँ पे थी। बाकी यहाँ पे देखिए थर्ड में दिया हुआ है द प्रोटेक्ट सोवर्जिनिटी इंटीग्रिटी, तो यानी जो यहाँ पर जो थर्ड में दिया था प्रोटेक्ट द सोवर्जिनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी देश की जो अखंडता है, स्वतंत्रता है, और इस तरह से इसको जो है सभी को जो है यहाँ पर, और यहाँ पे एक शब्द यहाँ मिस हो गया, यहाँ पे यूनिटी होना चाहिए था, यूनिटी। तो सोवर्जिनिटी इन यूनिटी और इंटीग्रिटी यानी अखंडता, संप्रभुता और जो है एकता, इन सबको जो है प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक की है। तो ये दिया गया है और यहाँ पर 3 में। बाकी यहाँ चौथे में दिया है डिफेंड द कंट्री, देश की रक्षा करना, जब देश का आह्वान किया जाए तो आप जो है नेशनल सर्विस में शामिल होकर देश की रक्षा कीजिए, तो ये चौथे में दिया हुआ है। 5वां क्या है यहाँ पर द स्प्रिट ऑफ
द कॉमन ब्रदरहुड, यानी यहाँ पर 5वें में कहा गया है कि सभी लोगों को जो है आपस में भाईचारा बना के रखना चाहिए, हार्मनी बना के रखनी चाहिए, यानी शांति और प्रभाव से, रिलीजियस और इस तरह से सभी लिंग्विस्टिक किसी भी आधार पर विभेद ना करते हुए इन सभी डाइवर्सिटियों को होते हुए भी भाईचारा आपस में बनाए रखना चाहिए। ये सभी की ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी है, और ये 5वीं ड्यूटी है। 6ठे नंबर पे आती है प्रिजर्व द कंपोजिट कल्चर, यानी जो हमारा विभिन्न प्रकार के कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज हैं, भाषाएं हैं, और जो भी हमारे रीति रिवाज है उन सभी को प्रिजर्व करके रखना है, उनको बचा के रखना है, संजोए रखना है अपने पास। तो ये चीज़ हो जाती है यहाँ पर। बाकी यहाँ पर है प्रिजर्व द नेचुरल इन्वायरमेंट। देखिए प्रिजर्व द नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या है कि यहाँ पर प्रोटेक्ट करना है प्रत्येक व्यक्ति को कि जो नेचुरल इन्वायरमेंट में हमारे फॉरेस्ट है, लेक है, रिवर्स हैं, उन रिवर नदियाँ हैं, तो और वाइल्ड लाइफ जीव जंतु हैं, जो उन सभी की रक्षा करने का जिम्मेदारी भी, उन सबको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी भी जो है यहाँ पर जनता की, नागरिकों की है। बाकी यहाँ पे 8 में दिया है डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, यानी प्रत्येक नागरिक को अपने मन में साइंटिफिक टेम्पर्स बना के रखना, मतलब साइंटिफिक नीतियों के द्वारा वो कार्य करे, साइंटिफिक विचार रखे, ना कि अंधविश्वास, कुरीतियों, उन सब में ध्यान दे। तो ये चीज़ थी यहाँ पे। बाकी 9वां यहाँ पर सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी, यानी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जैसे हमारे जो हेरिटेज हैं, रेलवे हैं और बसेज हैं, पब्लिक या कोई भी जो है सार्वजनिक संपत्ति है, उसको नुकसान ना पहुँचाएं और उसको नुकसान होने से बचाने की जिम्मेदारी जो है प्रत्येक नागरिक की है। बाकी स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, तो यहाँ पर देखिए जो दिया गया है कि प्रत्येक इंडिविजुअल है वो कलेक्टिवली और नेशनली यहाँ पर जो है अच्छे उच्च विचारों को रखेगा और अच्छे कार्यों को करने का, जिससे देश के आगे विकास हो सके, इस चीज़ की बात की गई है। बाकी यहाँ पे जो 11 है ड्यूटी ऑफ ऑल पेरेंट्स एंड गार्जियन, यानी सभी पेरेंट्स और गार्जियन की ड्यूटी होगी कि वो अपने चिल्ड्रंस को एजुकेशन प्रोवाइड कराएं जिनकी एज 6 से लेके 14 ईयर तक है। और ये वाला जो है ये जोड़ा गया था 86 अमेंडमेंट के द्वारा, 86 अमेंडमेंट के थ्रू इसको जोड़ा गया। देखिए ये ड्यूटी ऑफ, तो इसीलिए यहाँ पर इस राइट टू एजुकेशन जो है वो आर्टिकल 21A में जोड़ दिया गया था, वो फंडामेंटल राइट्स हो जाता है बच्चों का। और यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स एंड गार्जियन की है कि वो अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराएं जिनकी एज 6 से लेके 14 ईयर तक है। चलिए ये तो हो गई हमारी फंडामेंटल ड्यूटी। अब आते हैं यहाँ पर, देखिए प्रश्न जो था उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी है यहाँ पर, प्रोटेक्ट सोवर्जिनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, यानी इंडिया के लिए कहा गया। तो ये चीज़ यहाँ पर 3 में दी गई है, देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए भारत की संप्रभुता, यानी भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने और उसे अछूत रखने के मूल कर्तव्य को अनुच्छेद 51A में किस स्थान पर दिया गया? तो यहाँ पर सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी तीसरे स्थान पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य शामिल किए गए? तो अभी हम लोगों ने चर्चा की, तो संविधान के जो है आर्टिकल 51A, यानी 51A का में जो है मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं यहाँ पे, देखिए पहला दिया हुआ है भाग 2, तो नागरिकता भाग 2 में दी गई है, बिल्कुल यहाँ पे सुमेलित है। भाग 3 में मूल अधिकार, फंडामेंटल जो है राइट्स दिए गए हैं ऑफ द सिटीजन्स, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। बाकी यहाँ पर जो है भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी भाग 4 जो है इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दी, ये भी बिल्कुल ठीक है। भाग 5 में मूल कर्तव्य दिए, बिल्कुल यहाँ पे ये गलत है, क्योंकि मूल कर्तव्य ये भाग 4 का में दिए गए हैं, यानी भाग 4A में दिए गए हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो पार्ट 4A में दी गई, ना कि भाग 5 में। भाग 5 में द यूनियन शब्द की बात की गई है, यहाँ पर संघ की शक्तियों और उसके विस्तार की बात यहाँ पर की गई है भाग 5 में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में से किस एक कमेटी आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति जो है की थी? तो बिल्कुल अभी हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी, यानी स्वर्ण सिंह कमेटी जो है इनके द्वारा ही जो है इसकी संस्तुति की गई थी। अच्छा, इसकी जो है किस सरकार के समय में, यानी जब नेशनल इमरजेंसी खत्म होती है भारत में, तो इंदिरा गांधी की सरकार ने इस कमेटी की जो है स्थापना की थी, और उसके बाद ही जो है इस कमेटी के रिकमेंडेशन से ही 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया। इसने 8 मूल कर्तव्यों की बात की गई थी, बल्कि जोड़े गए थे कितने, 10 जोड़े गए थे। अच्छा, ये आए कहाँ से थे? तो ये आए थे यूएसएसआर से इनकी जो है संकल्पना को लिया गया था। तो बाकी देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि विश्व के किस संविधान में जो है, कई बार क्वेश्चन भी आया है कि मूल जो कर्तव्य नागरिकों के वो पूर्ण रूप से जोड़े गए हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे जापान के संविधान, यानी जापान के जो संविधान है इसमें मूल कर्तव्य जो है संयुक्त रूप से पूर्ण रूप से जोड़े गए हैं। तो यानी जापान के संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए। तो भारत का जो मूल कर्तव्य का जो भाग है ये कहाँ से आया? तो ये यूएसएसआर, यानी रसिया के जो है उस समय का यूएसएसआर था, तो वहाँ से लिए गए, वहाँ से इसकी संकल्पना को लिया गया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय संविधान में प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों
में निम्नलिखित में से क्या है? तो देखते हैं यहाँ पे, देखिए जो द फंडामेंटल ड्यूटीज विच आर प्रोवाइडेड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन विच थिंग्स आर हैविंग इन देयर। तो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें दी गई देखते हैं यहाँ पे। तो मिश्रित संस्कृति की समृद्धि विरासत की रक्षा करना, ऑप्शन यहाँ पे पॉइंट 2 है। सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा करना, तो बिल्कुल यहाँ पर ये प्रावधान तो इसमें मूल कर्तव्यों में नहीं दिया गया है। बाकी समृद्धि की रक्षा करना बिल्कुल यहाँ पे दिया गया है। और बाकी वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास करना, बिल्कुल अभी हम लोग उनसे चर्चा की थी, ये भी दिया हुआ है। बाकी ऑप्शन 4 देखते हैं। व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना, तो बिल्कुल यहाँ पर जो है ये भी मैच कर जाता है, ये भी यहाँ पे उपलब्ध है। तो ये चीज़ें हो जाएंगी, तो आंसर हो जाएगा 1, 3, 4। तो 1, 3, 4 यानी बिल्कुल आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो पे कृपया करके लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन, तो देखिए ग्राम पंचायतों का जो गठन हुआ है वो हुआ है आर्टिकल 40 में। तो आर्टिकल 40 जो है वो ग्राम पंचायतों के गठन की बात करती है। गांधीयन आर्टिकल्स भी इनको कहा जाता है, गांधीयन पार्ट्स हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में जो गांधी की विचारधारा से संबंधित है, कुटीर उद्योगों से लेकर इस तरह के जो ग्राम पंचायतों के गठन। तो ये ग्राम पंचायतों का जो गठन है ये मिलता कहाँ है, तो ये आर्टिकल 40 मिलता है। तो आर्टिकल 40 जो है वो आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से कहाँ तक है, तो ये आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक दिए गए हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, देखिए मूल अधिकार तो बिल्कुल नहीं हो सकता यहाँ पे, मूल कर्तव्य में भी नहीं दिया हुआ है, निर्देश सिद्धांत और उपरोक्त में से कोई, तो बिल्कुल यहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी निर्देश सिद्धांत में दिया गया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाकी ग्राम पंचायतों के लिए सेक्शन 243 में भी वहाँ से इनके में प्रावधान दिए गए हैं, वहाँ के द्वारा ग्राम पंचायतों में बात की। बाकी जो अनुसूची 11 है, अनुसूची 11 में भी इस चीज़ की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के भाग 4 क यानी 4A में मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? तो राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, बिल्कुल यहाँ पर ये वर्णित है। भारत के सभी लोगों के भाईचारा की भावना विकसित करना, बिल्कुल ये भी यहाँ पर वर्णित है। ऑप्शन सी देखते हैं। माता पिता और गुरुओं का आदर करना, बिल्कुल ये यहाँ पर वर्णित नहीं है। हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना, बिल्कुल ये भी यहाँ वर्णित है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि का जो उल्लेख है वो किया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 51 में। तो आर्टिकल यहाँ पर हो जाएगा 51। आर्टिकल 51 में जो है भारत की विदेश नीति की भी चर्चा की, जिसमें भारत चाहेगा कि वो विदेश पड़ोसी राज्यों और दूसरों देशों के साथ शांति बनाए रखे, शांति और सुरक्षा के लिए कार्य करे। तो बिल्कुल यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो उद्देशिका में तो इसका कोई वर्णन नहीं है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पे। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है, तो देखते हैं ऑप्शन ए है यहाँ पे, जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। तो बिल्कुल यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। तो संवैधानिक सरकार जो होती है वो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर यहाँ पर प्रभावकारी प्रतिबंध नहीं लगाती है, बल्कि ये उल्टा दिया हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं। यानी कि संवैधानिक सरकार वह है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर, तो राज्य की सत्ता पर यानी राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। तो बिल्कुल ये सही है यहाँ पे स्टेटमेंट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं यहाँ पे पहला कथन है, तो 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 का है द्वारा राज्य नीति के सभी निदेशक तत्वों को अनुच्छेद 14 और 19 में उल्लिखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई। तो देखिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। देखिए 14वें यानी 44th अमेंडमेंट यानी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये धारणा बना दी गई थी सरकार के द्वारा, जिसकी जो नीति निदेशक तत्व हैं वो मूल अधिकार के ऊपर प्रभावी होंगे, सभी मूल अधिकारों के ऊपर प्रभावी होने की बात की गई। तो इसी भ्रम को दूर करने के लिए, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है यहाँ पर मिनर्वा मिल का वाद आता है जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष। इसमें 1980 में यह वाद आया था। इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि केवल अनुच्छेद 39 ख और गा। अब देखिए 39 ख और गा क्या कहता है। 39 ख जो है वो कहता है ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्स एंड कम्युनिटी आर डिस्ट्रीब्यूट एज द बेस्ट सर्व ऑफ कॉमन गुड्स। यानी कि जो संपत्तियों पर यानी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, गुड्स हैं, संपत्तियां हैं, उन पर जो ओनरशिप है उसको पर सरकार कंट्रोल करेगी और ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी कि अधिक से अधिक लोगों का भला हो सके, ज़्यादा लोगों के पास जो है संपत्ति का यानी एलोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी जो होगी वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, जिससे कि लोगों में जो है गरीबी और जो है पॉवर्टी की दूर हो सके और
जो है सोशल वेलफेयर हो सके। ये ठीक है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे देखिए जो गा है, तो गा में क्या कहा था, ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ मीन ऑफ द प्रोडक्शन इन कॉमन डेट्रीमेंट, यानी जो ऑपरेशन किए जाएंगे, आर्थिक रूप से जो निर्णय लिए जाएंगे, जो कार्य किए जाएंगे, उसके द्वारा जो संपत्ति का कंसंट्रेशन हुआ, एक जगह संपत्ति जुड़ी हुई इकट्ठी हुई है, उसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए जिससे कंसंट्रेशन ना हो सके, संपत्ति बढ़ सके लोगों में। तो ये प्रावधान, दोनों ही प्रावधान देखिए जनता के हित में है। तो में उल्लेखित जो भी नीति निर्देशक तत्व हैं वो अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 में उल्लेखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता जो है मिलेगी इनको, और ये एक संवैधानिक है, यानी ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है। तो ये चीज़ यहाँ की गई, यानी सिंपल सी बात अगर कही जाए तो मिनरवा बिल के बाद में ये कहा गया कि आर्टिकल 39 ख और गा जो है वो अनुच्छेद 14 और 19 के ऊपर जो है प्रभावी होंगे और इनको प्राथमिकता दी जाएगी। क्यों दी जाएगी? वो सामाजिक हित के रूप में, जिससे संपत्ति का संचयन ना हो सके, संपत्ति समान रूप से लोगों में वितरित हो सके। बाकी इसमें यह भी कहा गया था मिनरवा बिल के केस में कि जो फंडामेंटल ड्यूटी राइट्स हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ये आपस में टकराव नहीं करते, बल्कि ये सामंजस्य बनाते हैं, जिससे कि लोगों के अंदर, लोगों में जो है संविधान के प्रति विश्वास हो सके और राज्य जो है वो तेजी से विकास कर सके। तो ठीक है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट एकदम सही हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल यहाँ पर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? तो देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल का जो ऑब्जेक्ट है, तो बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या है? वेलफेयर ऑफ द स्टेट, तो कल्याणकारी राज्य, बिल्कुल सही है ये। बाकी यहाँ पे सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करता है, तो बिल्कुल सामाजिक और आर्थिक न्याय को, यानी सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी सही है। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करता है, बिल्कुल यहाँ पर रॉन्ग है, यानी रिलीजियस स्टेट की स्टैब्लिशमेंट यहाँ पर नहीं करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, बल्कि ये करते हैं एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की, यानी सेकुलर स्टेट की। तो बिल्कुल यहाँ पर आंसर हो जाएगा उद्देश्य नहीं, तो ऑप्शन सी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। तो निम्नलिखित में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषयों की पहचान कीजिए। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है मद्य निषेध, तो बिल्कुल मद्य निषेध का जो प्रोविजन है वो दिया गया है आर्टिकल 47 में। आर्टिकल 47 जो है नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, और इसमें क्लियरली कहा गया है कि जो इंटॉक्सिकेशन गुड्स हैं उनको प्रोहिबिटेड किया जाए सरकार के द्वारा, एक्सेप्ट मेडिसिन। तो मेडिसिन और जो सोशल न्यूट्रिशन है उसको डेवलप, स्टैंडर्ड बढ़ाया, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को डेवलप किया जाए, ये सब प्रावधान इसमें दिए गए। बाकी यहाँ पे फैक्ट्रियों और खानों में बाल श्रम का निषेध किया जाए। तो देखिए जो फैक्ट्रियों और खानों में जो बाल श्रम के निषेध की बात की गई है, वो बात की है आर्टिकल 24 में। और आर्टिकल 24 कहाँ पे आता है? ये आता है फंडामेंटल राइट्स में, क्योंकि फंडामेंटल राइट में कहता है कि आर्टिकल 24 की नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर shall not be employed in any factory and hazardous place or any other such type of place। तो यानी कि इसमें एक बहुत ही यानी कि क्लियर कर दिया गया है कि जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं वो किसी भी तरह के बाल श्रम यानी फैक्ट्रीज में और हजार्डस प्लेस जहाँ उस तरह वहाँ पर कार्य नहीं करेंगे। देखिए इसमें एक NC मेहता का केस भी है, जिसमें कि शिवा काशी नाम की 5 जो क्रैकर फैक्ट्रीज हैं उसमें बच्चों को काम करने लगाया जाता था, वहाँ से उसको प्रोहिबिटेड किया गया, तो वो भी इससे संबंधित है। तो ठीक है, यहाँ पर ये जो है फंडामेंटल राइट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर बेगार और बलात्श्रम निषेध जो है, बिल्कुल यहाँ पर बेगार और जो बलात्श्रम निषेध है ये भी नीति यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का पार्ट नहीं है। बिल्कुल बेगार और बलात्श्रम ये पार्ट है फंडामेंटल राइट्स का, और ये कहाँ दिया गया है? देखिए ये दिया गया क्लियरली आर्टिकल 23 में। आर्टिकल 23 क्या कहता है कि द प्रोविजन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। तो फोर्स लेबर में यहाँ पर जो है बेगार और बलात्श्रम आ जाता है। बलात्श्रम फोर्स लेबर है। और बेगार क्या है? बेगार मतलब ऐसा व्यक्ति जिससे किसी से कुछ काम कराया जाता है, उस काम के बदले में उसको कोई वेज, कोई मेहनताना, कोई उसके में जो है कंसिडरेशन नहीं दिया जा रहा है वहाँ पे, तो इसी को बेगार कहा जाएगा। तो ये भी यहाँ पर जो है आर्टिकल 23 का पार्ट है, यानी ये फंडामेंटल राइट है। बाकी अस्पष्टता निषेध, तो यानी कि यहाँ पर अनटचेबिलिटी की बात की गई, तो अनटचेबिलिटी क्लियरली आर्टिकल 17 में है और ये भी फंडामेंटल राइट है। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ एक मिल जाता है, मद्य निषेध यानी 1। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? So which of the following points is not including in fundamental duties of the citizen in our constitution? तो देखते हैं यहाँ पे पहला दिया हुआ है देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना। बिल्कुल यहाँ पर देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना जो है मौलिक कर्तव्य है प्रत्येक नागरिक का। इट इज़ द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द सिटीजन टू प्रोटेक्ट अवर कंट्री एंड टू सर्व फॉर अवर कंट्री। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझाना और उसकी परिरक्षण करना। तो बिल्कुल यहाँ पर ये भी
जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो जाएगा सिटीजन का। बाकी ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, बिल्कुल यहाँ पर ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है, ये राज्य का काम है, यानी ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का है, जो कि क्लियरली आर्टिकल 40 में दिया हुआ है। बाकी यहाँ पे सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना रखना और एवं हिंसा से दूर रहना, यानी कि यहाँ पे जो सार्वजनिक पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना और हिंसा से दूर रहना, बिल्कुल यहाँ पर ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है सिटीजन्स की। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, यानी ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें दिया हुआ? अभी हम लोगों ने इस चीज़ पे, इसी प्रश्न पे चर्चा की थी कुछ देर पहले। तो ये क्लियरली कहाँ दिया हुआ? ये दिया गया मूल कर्तव्य में, यानी कि यहाँ पर ये दिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पे। इसी के साथ इस वीडियो को आप लोग समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिए, आपके लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अगर इसके बाद जो है, आज ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का जो वीडियोस हैं खत्म हो जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग जो है संघ पर चर्चा करेंगे, यूनियन द यूनियन शुरू हो जाएगा, पार्ट 5 संविधान का। और वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करिए, जितने भी आपके पास ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप हैं, फेसबुक ग्रुप्स हैं, सभी पे इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन ज्यूडिशरी सर्विस।